हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मर रिसर्चर। सो आज है डे 10 डेली फार्म एमसीक्यू डोज सीरीज़ में, जिसमें हम डेली के 10 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वेयर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जो कि आपके आने वाले सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। सो पहला क्वेश्चन है, फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी इज़। तो फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी किसे कहा जाता है? सो ऑप्शन ए है रामनाथ चोपड़ा, बी पॉल एलरिच, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और ऑस्टवाल्ड स्कीमेडेवर्ग। तो इसमें फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी कहा जाता है रामनाथ चोपड़ा को। सो इसमें ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो जो रामनाथ चोपड़ा हैं, उन्होंने जो भी इंडिजिनस एंड ट्रेडिशनल ड्रग्स हैं उनकी एक्सपेरिमेंटल इवोल्यूशन को इनिशिएट किया था किसने? रामनाथ चोपड़ा ने। एंड जो डीईसी कमेटी है, दैट इज़ ड्रग्स इंक्वायरी कमेटी, वो भी आपकी इन्हीं के चेयरमैनशिप के अंडर जो है वो फॉर्म हुई थी। तो ये कुछ पॉइंट हैं रामनाथ चोपड़ा के ऊपर। देन बात करें अदर ऑप्शंस में, जैसे कि हो गया पॉल एलरिच। तो पॉल एलरिच को मैजिक बुलेट के नाम से भी जाना जाता है, मैजिक बुलेट। एंड ये हैं आपके फादर ऑफ मॉडर्न कीमोथेरेपी। फादर ऑफ मॉडर्न कीमोथेरेपी कौन है? पॉल एलरिच। देन बात करूं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है दे आर फेमस फॉर द डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक जिसका नाम है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की डिस्कवरी जो है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। देन बात करें ऑसवाल्ड स्कीमेडेवर्ग। सो ऑसवाल्ड स्कीमेडेवर्ग को फादर ऑफ फार्माकोलॉजी भी कहा जाता है। दे आर नॉन एज फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। जो इंटरनेशनल फार्माकोलॉजी है वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड में फादर ऑफ फार्माकोलॉजी के फादर किसे कहा जाता है? सो इट इज़ ऑस्टवाल्ड स्कीमेडेवर्ग। तो इन्होंने मस्कैरिन का इफ़ेक्ट जो है वो हार्ट के ऊपर देखा था। एंड ऑल्सो इन्होंने ग्लूक्यूरोनिक एसिड एंड यूरिथेन, जो कि एक हिप्नोटिक है, उसकी डिस्कवरी भी ऑस्टवाल्ड स्कीमेडेवर्ग ने की थी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेस बिलोंग्स टू प्लांट फैमिली। तो मेस जो है वो किस प्लांट फैमिली को बिलोंग करता है? सो मेस जो है इट बिलोंग्स टू मिरिस्टिकासी फैमिली। सो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो अगर मैं बात करूँ मेस की, तो मेस जो है ये एक एरिलस होता है, ठीक है। इट इज़ अ एरिलस, जो सीड का जो एरिलस पार्ट होता है उसे कहा जाता है मेस। अब एरिलस क्या होता है? तो एरिलस वो स्पेशलाइज्ड आउटग्रोथ होती है सीड से, जो कि पार्टली या फिर कंप्लीटली सीड को कवर करती है। सो इट इज़ एरिलस। देन अदर पॉइंट की बात करूँ मेस के, सो मेस जो है वो एक ऑरेंज कलर्ड मॉडिफिकेशन होती है। इट इज़ अ ऑरेंज कलर्ड मॉडिफिकेशन किसकी? नटमेग सीड की। नटमेग की जो ऑरेंज कलर की मॉडिफिकेशन है उसे कहा जाता है मेस। देन अब बात करते हैं नटमेग की, कि नटमेग क्या है, क्योंकि नटमेग का ही डेरिवेटिव है आपका मेस। सो नटमेग जो है इसे मिरिस्टिका कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मिरिस्टिका एंड नक्स मोस्चेटा। सो इसके डिफरेंट नाम्स हैं नटमेग के। नटमेग की बायोलॉजिकल सोर्स की बात की जाए, नटमेग का बायोलॉजिकल सोर्स, तो ये आपका ऑब्टेन होता है किस पार्ट से? ड्राइड कर्नल से ऑब्टेन होता है। ड्राइड कर्नल्स ऑफ द सीड्स ऑफ, किसके सीड्स? तो सीड्स ऑफ मेरिस्टिका फ्रेग्रेंस। मेरिस्टिका फ्रेग्रेंस के जो सीड्स होते हैं उनका जो ड्राइड कर्नल पार्ट होता है उससे ऑब्टेन होता है आपका नटमेग। इसकी फैमिली क्या है? फैमिली इज मेरिस्टिकासी। केमिकल कंस्टेंट्स की बात करूं नटमेग के, तो केमिकल कंस्टेंट इसके होते हैं मेरिस्टिसिन, सेफ्रोल, एलिमिसिन। सो ये डिफरेंट केमिकल कंस्टेंट है नटमेग के। देन इसके यूजेस की बात करी जाए, तो नटमेग जो है वो यूज़ होता है एज एन एरोमेटिक
स्टिमुलेंट, कार्मिनेटिव, फ्लेवरिंग एजेंट। तो ये डिफरेंट यूजेज हैं आपके नटमेग के। देन इसमें अदर फैमिलीज़ के नाम दिए गए हैं, जैसे कि आपका हो गया ज़ाइगोफाइलेसी। सो ज़ाइगोफाइलेसी फैमिली के ऊपर जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है आपका गोखरू का। ठीक है, गोखरू किस फैमिली को बिलोंग करता है? गोखरू बिलोंग्स टू ज़ाइगोफाइलेसी फैमिली। द नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें आपका एक एकेंथेसी। सो एकेंथेसी फैमिली में जो ड्रग आते हैं वो हैं आपके वेसाका, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कालमेग। कालमेग भी जो है वो इम्पॉर्टेंट है, वेसाका जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसमें से हम बोल सकते हैं। देन एक फैमिली रह गई इसमें रूटेसी। सो रूटेसी फैमिली में आपका ऑरेंज पील आ जाता है, ऑरेंज पील, लेमन पील। तो ये सारे जो हैं वो आपके रूटेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मेज़ एंड नटमेग के ऊपर एंड डिफरेंट फैमिलीज जो यहाँ पे दी गई हैं सारे इसमें हमने कवर कर ली हैं। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्माकोकाइनेटिक्स इज। सो फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? तो फार्माकोकाइनेटिक्स जो है वो एक फार्माकोलॉजी की ही ब्रांच है जिसमें हम ये देखते हैं कि जो हमारी बॉडी है वो ड्रग को कैसे रिएक्ट करती है। ठीक है, ड्रग के लिए कैसे रिएक्ट करती है। सो इसमें आपका जो भी ड्रग का अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, ADME एंड एक्सक्रीशन, ये चार जो हैं वो मेन पैरामीटर्स रहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में। ठीक है, सो इसमें ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज इट इज़ द स्टडी ऑफ अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स। सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन फार्माकोकाइनेटिक्स को अगर दो वर्ड में कट करें तो एक आ जाता है आपका फार्माको दैट इज़ आपका ड्रग, एंड दूसरा आ जाता है आपका काइनेटिक्स दैट इज़ द मूवमेंट। ठीक है, सो ड्रग की मूवमेंट हमारी बॉडी में कैसे हो रही है वो आपका होता है फार्माकोकाइनेटिक्स। इसके अलावा इसी में एक और क्वेश्चन बनता है फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। सो फार्माकोडायनेमिक्स क्या है? सो फार्माकोडायनेमिक्स होता है आपका कि हमारा जो ड्रग है, जो हमने ड्रग खाया हुआ है, तो वो ड्रग हमारी बॉडी में कैसे बिहेव करेगा, क्या उसका रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, तो इसमें आपका एक ऑप्शन ये गया है कि द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल एंड थेरापेटिक इफेक्ट्स ऑफ ड्रग। तो ये भी आपका फार्माकोडायनेमिक में आ जाता है। एंड एक ऑप्शन दिया गया है द स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। तो मैकेनिज्म एंड इफेक्ट, जो भी इफेक्ट्स आते हैं ड्रग के, वो सारे आपके किस में आते हैं? फार्माकोडायनेमिक्स में। इसके अलावा एक टर्म और देखने वाली है, दैट इज़ फार्माकोजेनेटिक्स। ठीक है, फार्माकोजेनेटिक्स क्या होती है? सो इट इज़ द स्टडी ऑफ जेनेटिक बेसिस। जेनेटिक बेसिस की जो भी स्टडीज़ होंगी उन्हें कहा जाएगा फार्माकोजेनेटिक्स। देन एक और अदर टर्म की बात करी जाए, सो फार्माकोथेराप्यूटिक्स। फार्माकोथेराप्यूटिक्स, तो फार्माकोथेराप्यूटिक्स क्या होती है? तो इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन टुगेदर विद द नॉलेज ऑफ डिजीज़ फॉर इट्स प्रिवेंशन, मिटिगेशन और क्योर। क्या मतलब हो गया कि डिजीज़ और फार्माकोलॉजी दोनों का जो मिक्सचर है उस नॉलेज को एक साथ यूज़ किया जाएगा किसी भी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, या उसको स्प्रेड होने से रोकने के लिए। वो आपका आता है फार्माकोथेराप्यूटिक्स में। सो ये डिफरेंट टर्म्स हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट टर्म आती है आपकी बायो अवेलेबिलिटी। इसके ऊपर भी काफ़ी बार, मीन्स मोस्ट ऑफ टाइम्स जो है वो इसके ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। सो बायो अवेलेबिलिटी क्या है? सो बायो अवेलेबिलिटी वो अमाउंट ऑफ ड्रग होता है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ ड्रग दैट रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में कितना अमाउंट ऑफ ड्रग जो है वो पहुंच रहा है वो आपका होता है बायो अवेलेबिलिटी। एंड बायो अवेलेबिलिटी किस रूट से 100% होती है? सो वो आपका होता है IV रूट। इंट्रावेनस रूट से अगर ड्रग दिया जाएगा तो उस केस में बायो अवेलेबिलिटी जो है वो आपकी 100% होती है।
इसके ऊपर भी बहुत बार मल्टीपल टाइम्स जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है कि किस रूट से बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लोजनेस ऑफ 2 और मोर मेजरमेंट्स टू ईच अदर इज नोन एज। सो कोई भी मेजरमेंट हम ले रहे हैं, 2 या 2 से ज़्यादा मेजरमेंट ले रहे हैं, उन मेजरमेंट के आपस में जो भी क्लोजनेस होगी उस क्लोजनेस को क्या कहा जाएगा? तो इट इज़ नोन एज प्रेसिजन। ठीक है, कि हमने किसी भी एक चीज़ की मेजरमेंट ली है, लाइक हम ब्लड प्रेशर देख रहे हैं, हम हार्ट रेट देख रहे हैं, तो उसमें हमने देखा कि हार्ट रेट जो है वो एक बार 72 आ रही है, सेकेंड टाइम भी 72 है, थर्ड टाइम भी, फोर्थ टाइम भी। सो जो हमारा रिज़ल्ट है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, रिपीटेबिलिटी है, या एक बार 72 आ गई, एक बार 73 आ गई, सो रिज़ल्ट जो है वो काफ़ी क्लोजनेस है। ठीक है, ये 2 मेजरमेंट ली हमने, 2 में हमारी 72 वैल्यू आ गई, 2 में हमारी 73 आ गई। सो जो चारों का जो भी रिज़ल्ट है वो एक दूसरे से काफ़ी क्लोज रिज़ल्ट जो है वो आ रहा है, वो क्लोजनेस हमारी मेजरमेंट की हो जाती है प्रेसिजन। वहीं अगर मैं एक्यूरेसी की बात की जाए, तो एक्यूरेसी क्या होती है? तो एक्यूरेसी आपकी होती है कि आपका एक ट्रू वैल्यू है कि हमारा रिज़ल्ट जो है वो 72 आना चाहिए। ठीक है, अब आपने अपना जो मेज़रमेंट है वो स्टार्ट करी। अब मेज़रमेंट कभी आ रही है 73, कभी आ रही है 71, कभी आ रही है 72। सो जो क्लोजनेस होगी आपकी ट्रू वैल्यू के लिए, ठीक है, ट्रू वैल्यू से कितना क्लोज आपका रिज़ल्ट आ रहा है, वो आपकी होती है एक्यूरेसी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ रोबस्टनेस पे, तो रोबस्टनेस क्या होता है कि कोई भी आपका मेथड पैरामीटर है, जो भी आपके मेथड्स के पैरामीटर हैं, उनमें अगर कोई स्मॉल या फिर डेलिब्रेट वेरिएशंस की जाए, तो उन वेरिएशंस की वजह से आपका जो रिज़ल्ट है वो अनअफेक्टेड हो रहा है। सो उस स्मॉल डेलिब्रेट वेरिएशंस को मेज़र करने की जो कैपेसिटी होती है, दैट इज़ रोबस्टनेस और रगेडनेस। तो ये दोनों टर्म्स जो हैं वो सिमिलर हैं, सो इसे कहा जाता है रोबस्टनेस। इसके अलावा प्रेसिजन में एक टर्म आती है आपकी इंटरमीडिएट प्रेसिजन। तो इंटरमीडिएट प्रेसिजन क्या होता है? तो इंटरमीडिएट प्रेसिजन जब भी पूछा जाएगा तो आपको एक टर्म देखने को मिलेगी विद इन लेबोरेटरी वेरिएशंस। ठीक है, विद इन लेबोरेटरी वेरिएशंस आपको टर्म देखने को मिल रही है, तो मीन्स इट इज़ एन इंटरमीडिएट प्रिपरेशन। अब इसमें क्या होता है कि जैसे प्रेसिजन में क्या है, आपके जो रिजल्ट्स हैं उनकी रिपीटेबिलिटी या फिर रिप्रोड्यूसिबिलिटी आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, सो अगर लेबोरेटरी वेरिएशंस की जाएंगी, मीन्स अलग अलग दिन पे अगर कोई सेम टास्क जो है वो परफॉर्म किया जाएगा, और सेम पर्सन ही नहीं, कोई अगर डिफरेंट पर्सन भी सेम टास्क को 10 बार करता है, ठीक है, मीन्स 10 अलग अलग लोग सेम टास्क को करते हैं, या डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट से उस टास्क को किया जाता है, तो भी आपका जो रिज़ल्ट है वो आपका रिपीट हो रहा है। ठीक है, उस केस में आप क्या कहेंगे? इट इज़ अ इंटरमीडिएट प्रेसिजन। तो एक टर्म ये इम्पॉर्टेंट है। सो यहाँ पे ये डिफरेंट टर्म्स जो हैं वो इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आता है, मोस्टली एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, इन 2 टर्म्स के ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका प्रेसिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन। तो इंडियन फार्माकोपिया का जो पहला एडिशन है वो कब पब्लिश हुआ था? सो इट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1955। इंडियन फार्माकोपिया का पहला एडिशन 1955। इसके सप्लीमेंट के ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, तो इसके सप्लीमेंट जो हैं वो आए थे आपके 1960 में। सप्लीमेंट्स ऑफ फर्स्ट पब्लिश्ड इंडियन फार्माकोपिया केम इन 1960। देन इसके अलावा और इंडियन फार्माकोपिया के ऊपर इम्पॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो इसमें एक डेट आती है 1946। तो 1946 में क्या हुआ था, जो इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट थी, ठीक है, इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट वो प्रिपेयर की गई थी 1946 में। देन एक डेट आती है 1948।
1948 में क्या हुआ था, तो इंडियन फार्माकोपिया कमेटी, एक परमानेंट इंडियन फार्माकोपियल कमेटी जो है वो फॉर्म हुई थी। देन एक डेट आती है इसके एक साल बाद 1949। तो 1949 में पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया गया था। अब इसके अलावा यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया के ऊपर क्वेश्चन है, जिसमें फर्स्ट एडिशन पूछा गया था, तो वो है आपका 1955। वहीं अगर मैं सेकंड एडिशन की बात की करूँ, तो सेकंड एडिशन जो है वो आपका आया था 1966 में। थर्ड एडिशन की बात करूँ, सो थर्ड एडिशन जो है वो आया था 1985 में। फोर्थ एडिशन 1996 में। फिफ्थ एडिशन जो है इट केम इन द ईयर 2007। सिक्स्थ एडिशन की बात करूं तो सिक्स्थ एडिशन जो है वो आया था 2010 में। देन सेवन्थ एडिशन आपका 4 साल बाद 2014 में। एट्थ एडिशन नेक्स्ट 4 साल बाद 2018 में। नाइन्थ एडिशन जो है वो आया था, अब भी लेटेस्ट जो है वो है आपका नाइन्थ एडिशन, जो कि आया है 2022 में। तो इसी, क्योंकि ये लेटेस्ट वाला है 2022 का, तो इसके ऊपर अभी भी प्रीवियसली क्वेश्चन देखे गए हैं। 2022 से 2023 के बीच में जो पेपर्स हुए हैं उसमें भी क्वेश्चंस आए थे, एंड आगे आने के चांसेस भी काफ़ी हाई हैं। तो ये कौन सा एडिशन है, एक तो हो गया ये नाइन्थ एडिशन है। अब इसमें क्या चीज़ ऐड हुई है, तो इसमें 92 न्यू मोनोग्राफ्स जो हैं वो ऐड किए गए हैं। 92 न्यू मोनोग्राफ्स, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद में अब 92 नए ऐड हुए हैं, तो टोटल मोनोग्राफ्स कितने हो गए, सो टोटल मोनोग्राफ्स कितने हो गए 3152, 3152 टोटल मोनोग्राफ्स इसमें हो गए हैं। अब 2022 की जो इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश हुई है वो किसकी चेयरमैनशिप में पब्लिश हुई थी, सो ये आपकी पब्लिश हुई थी डॉक्टर मनसुख मंडाविया की चेयरमैनशिप में। ठीक है, डॉक्टर मनसुख मंडाविया की चेयरमैनशिप में आपकी 2022 वाली लेटेस्ट नाइन्थ एडिशन इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश हुई थी। अब इंडियन फार्माकोपिया है, तो इंडियन फार्माकोपिया को पब्लिश कौन करता है, तो इंडियन फार्माकोपिया को पब्लिश किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। कौन इसको पब्लिश करता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अब ये तो बात होगी इंडियन फार्माकोपिया की। जो इंटरनेशनल फार्माकोपिया उसे कौन पब्लिश करता है, सो ये पब्लिश होती है बाय द WHO। इसके अलावा जो अदर फार्माकोपियाज आ जाती हैं, जैसे कि आपकी आ गई यूएसपी का जो फर्स्ट एडिशन था, ठीक है, फर्स्ट एडिशन कब आया था, सो इट केम इन द ईयर 1820, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। देन इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है फार्माकोपिया के ऊपर ही, मार्टिनडेल फार्माकोपिया के ऊपर। मार्टिनडेल फार्माकोपिया जिसको एक्स्ट्रा फार्माकोपिया भी कहा जाता है, तो इसका जो फर्स्ट एडिशन है वो कब आया था, तो ये आया था आपका 1883 में। देन एक क्वेश्चन आपका बनता है नेशनल फार्मूलरी के ऊपर। ठीक है, नेशनल फार्मूलरी, तो नेशनल फार्मूलरी का फर्स्ट एडिशन कब आया था, तो ये आया था 1960 में। फर्स्ट एडिशन आया था किसका, नेशनल फार्मूलरी का। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेट्स हमने यहाँ पे देख ली, सारी जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने सारी आपको बता दी। इसके अलावा कौन पब्लिश करता है इंडियन फार्माकोपिया को, जो लेटेस्ट 2022 वाली फार्माकोपिया है उसके रिगार्डिंग भी हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस कर लिए। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ ऑर्गन्स और विसरा इज़ नोन एज। तो ऑर्गन्स या फिर विसरा की स्टडी को क्या कहा जाता है, तो इसकी स्टडी को कहा जाता है स्प्लेन्क्नोलॉजी। तो इसमें ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। इसके अलावा अगर मैं ओस्टियोलॉजी की बात की जाए, तो ओस्टियोलॉजी जो है इट इज़ अ स्टडी ऑफ बोन्स। ओस्टियोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ बोन्स।
देन बात करूँ साइटोलॉजी की, तो साइटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सेल। देन बात करूँ ऑप्थेल्मोलॉजी की, तो ऑप्थेल्मोलॉजी क्या है, सो इट इज़ द स्टडी ऑफ आइज़। तो ये डिफरेंट टाइप्स की टर्म्स जो हैं ये रहती हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स की स्टडीज़ को डिनोट करती हैं। देन इन चार के अलावा और हम देख लेते हैं टर्म्स। सो इसमें हम एक टर्म देख लेते हैं हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी जो है वो क्या होता है, तो हिस्टोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ टिश्यूज़। टिश्यूज़ की स्टडी को कहा जाता है हिस्टोलॉजी। देन इसके अलावा हम देखते हैं मायोलॉजी के बारे में। सो मायोलॉजी क्या है, सो मायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ मसल्स। मसल्स की स्टडी को कहा जाता है मायोलॉजी। देन आता है आपका न्यूरोलॉजी। तो न्यूरोलॉजी क्या है, तो न्यूरोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की स्टडी को कहा जाता है न्यूरोलॉजी। देन इसके अलावा बात करूं कार्डियोलॉजी की, सो कार्डियोलॉजी क्या है, सो कार्डियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ हार्ट। हार्ट की स्टडी को कहा जाता है कार्डियोलॉजी। इसके अलावा बात करूं ओटोलॉजी की, सो ओटोलॉजी क्या है, ओटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ईयर। देन बात करूं ओडोंटोलॉजी की, तो ओडोंटोलॉजी क्या है, ओडोंटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ टीथ। देन बात करूं हेमेटोलॉजी की, हेमेटोलॉजी, सो हेमेटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ब्लड। ब्लड की स्टडी को कहा जाता है हेमेटोलॉजी। ठीक है, सो यहाँ पे था स्टडी ऑफ ऑर्गन्स और बिसरा, सो इट इज़ नोन एज स्प्लेंक्नोलॉजी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नॉन एज फादर ऑफ मेडिसिन। फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहा जाता है, तो फादर ऑफ मेडिसिन इज नोन एज हिपोक्रेट्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो फादर ऑफ मेडिसिन आपके आगे हिपोक्रेट्स। देन बात करूं गैलेन की, सो गैलेन जो है वो फर्स्ट फार्मासिस्ट कौन है, तो फर्स्ट फार्मासिस्ट इज आपके गैलेन, जिन्होंने प्लांट एंड एनिमल ड्रग्स की प्रिपरेशन की थी। देन बात करूं सी ए सेडलर की, तो सेडलर जो फार्माकोग्नोसी टर्म है, फार्माकोग्नोसी टर्म, तो फार्माकोग्नोसी टर्म 1815 में किसने दी थी, सो इट वाज गिवन बाय सेडलर। तो ये डिफरेंट जो सारे के सारे हमने देख लिए हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक आते हैं सुशरत। सुशरत जो है वो आपके इंडियन सर्जरी के फादर कहा जाता है इन्हें, फादर ऑफ इंडियन सर्जरी। देन एक नाम है आपका एरिस्टोटल। एरिस्टोटल, तो एरिस्टोटल जो है वो है फादर ऑफ नेचुरल साइंस एंड फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ नेचुरल साइंस एंड फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, एरिस्टोटल। तो ये डिफरेंट नाम्स एंड किस नाम से वो जाने जाते हैं या किस पर्पस के लिए वो जाने जाते हैं वो आपने देख लिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कंटेनिंग डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट फॉर प्रिपेयरिंग द प्रिस्क्रिप्शन एंड फॉर डिस्पेंसिंग देम इज नोन एज। सो प्रिस्क्रिप्शन का कौन सा पार्ट जो है जिसमें फार्मासिस्ट के लिए डायरेक्शन दी गई हैं प्रिस्क्रिप्शन को प्रिपेयर करने के लिए एंड उसको डिस्पेंस करने के लिए, सो ये पार्ट आपका रहता है सब्सक्रिप्शन। सो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसी को हम पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन देख लेते हैं क्या क्या रहते हैं। सो पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में सबसे पहले आपका डेट रहता है। ठीक है, सबसे पहले डेट आता है, देन उसके बाद पेशेंट का नाम, एज, सेक्स, एड्रेस, सो ये सारी चीज़ें डेट के बाद में आती हैं। देन उसके बाद आता है आपका सुपरस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन जिसको डिनोट किया जाता है सिंबल आर एक्स के ऊपर, आर एक्स से। एक क्वेश्चन इसमें ये बनता है। देन आर एक्स जो लैटिन टर्म होती है इसका मीनिंग क्या होता है, सो आर एक्स लैटिन टर्म का मीनिंग होता है टेक दो, टेक दो या फिर यू टेक, इंग्लिश में इट इज़ यू टेक और टेक दो।
तो ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे आते हैं। सिंबल क्या है आर एक्स एंड क्या मीनिंग रहता है इसका, टेक दो और यू टेक। देन नेक्स्ट पार्ट आता है सुपरस्क्रिप्शन के बाद इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या होता है, जो भी प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन है उसके नाम एंड क्वांटिटी, नाम एंड क्वांटिटी किस चीज़ की, मेडिसिन्स की, जो भी प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन्स हैं उसके नाम और क्वांटिटी जो है वो इंस्क्रिप्शन पार्ट में दिया रहता है। देन आता है आपका सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या है, आपके फार्मासिस्ट के लिए जो डायरेक्शंस रहती हैं वो आपकी होती हैं सब्सक्रिप्शन। देन सब्सक्रिप्शन के बाद आता है सिग्नेचरा। तो सिग्नेचरा जो है वो आपकी डायरेक्शंस होती हैं। सो दीज आर आल्सो द डायरेक्शंस बट नॉट टू द फार्मासिस्ट, दे आर टू द पेशेंट। पेशेंट के लिए जो डायरेक्शंस होती हैं वो आपकी होती हैं सिग्नेचरा। देन इसके बाद रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं, ठीक है, रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं। एंड उसके बाद सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर किसका, प्रेस्क्राइबर का यानी कि डॉक्टर का। सो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं जो यहाँ पे ऑप्शंस में 4 दिए गए हैं, सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन एंड सिग्नेचर। इन्हीं 4 के ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है। अब प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं, तो प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स वो सॉल्वेंट्स होते हैं जो कि प्रोटोन को फॉर्म करते हैं, ठीक है। एसिडिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि प्रोटोन देते हैं, ठीक है, मींस प्रोटोन्स की प्रोडक्शन करते हैं। तो इसमें आपका HCl जो है वो आपका एक प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट है, मींस HCl जो है वो डिसोशिएट होकर H पॉजिटिव एक प्रोटोन देगा एंड Cl नेगेटिव आयन देगा। सो इट इज़ एबल टू प्रोड्यूस द प्रोटोन्स, सो दैट्स वाई इट इज़ अ प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। तो इसी में प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट के अदर एग्जांपल्स देख लिए जाए तो इसमें आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड आ जाता है, HNO3 नाइट्रिक एसिड एंड HCl। सो ये सारे आपके प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं क्योंकि दे हैव द कैपेसिटी टू डोनेट एन प्रोटोन। देन इसके अलावा अदर टाइप के जो सॉल्वेंट्स होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो एक आता है इसमें एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, केमिकली ये इनर्ट होता है और किसी भी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है। इट डज नॉट इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है। एप्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जांपल्स की अगर बात करूं, एप्रोटिक सॉल्वेंट में एग्जांपल्स, तो इसमें आपके एग्जांपल्स आ जाते हैं क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन। क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन आपके एप्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जांपल्स आ जाते हैं। देन इसके अलावा अगर मैं बात करूं अदर टाइप्स की, तो एक आता है इसमें प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है कि बेसिक इन नेचर होता है ये, ठीक है, इट इज़ अ बेसिक इन नेचर एंड कैन एब्स्ट्रैक्ट प्रोटोन फ्रॉम एसिड टू गिव सॉल्वेटेड प्रोटोन्स, ठीक है। प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करता है किससे, एसिड से प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करता है एंड सॉल्वेटेड प्रोटोन्स फॉर्म करता है। इसमें एग्जांपल्स की बात करी जाए तो इसमें एग्जांपल आपके आ जाते हैं pyridine and N-butyl amine. So these are the different examples of protophilic solvent. Then एक अदर टाइप आता है दैट इज एम्फीप्रॉटिक सॉल्वेंट। तो एम्फीप्रॉटिक सॉल्वेंट में क्या आता है, एम्फीप्रॉटिक आपके प्रोटोजेनिक एंड प्रोटोफिलिक दोनों एम्फीप्रॉटिक में आते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका एग्जांपल आ जाता है वाटर, एसिटिक एसिड एंड अल्कोहल, ठीक है। सो ये आपके रहेंगे एम्फीप्रॉटिक सॉल्वेंट, मीन्स दे कैन बिहेव एज प्रोटोजेनिक एज वेल एज प्रोटोफिलिक। सो ये डिफरेंट टाइप्स एंड उनके एग्जांपल्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप 2 ग्लास इज अ, सो टाइप 2 ग्लास क्या रहता है। सो टाइप 2 डिफरेंट टाइप्स के आपके ग्लास होते हैं, उसमें जो टाइप 2 ग्लास होता है दैट इज ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास और सोडा लाइम ट्रीटेड ग्लास। सो इसमें ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो बेसिकली आपको 4 टाइप के ग्लासेस जो हैं वो देखने को मिलेंगे, 4 कैटेगरी के ग्लासेस, जिसमें
टाइप 1 जो है, टाइप 1 आपका होता है बोरोसिलिकेट ग्लास, या फिर जिसे हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास कहा जाता है। देन आता है आपका टाइप 2 ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, जो हमने अभी देख लिया। देन आता है सोडा लाइम ग्लास। सोडा लाइम ग्लास जो है वो आपका होता है टाइप 3। टाइप 3 कौन सा होता है आपका सोडा लाइम ग्लास। देन आता है आपका टाइप 4। टाइप 4 को NP दैट इज नॉन फार्मा नॉन पेरेंट्रल ग्लास भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपका होता है जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास। ठीक है, जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास आपका होता है टाइप 4 ग्लास। अब टाइप्स ऑफ ग्लास के ऊपर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो कि रहता है वाटर अटैक टेस्ट के ऊपर। ठीक है, कि वाटर अटैक टेस्ट जो है वो किस टाइप के ग्लास के लिए होता है। सो वाटर अटैक टेस्ट जो है वो आपका टाइप 2 ग्लासेस के लिए परफॉर्म किया जाता है, वाटर अटैक टेस्ट। ठीक है, अब तो ये हो गया टाइप 2 ग्लास के लिए आपका वाटर अटैक टेस्ट हो गया। अब जो अदर ग्लासेस हैं लाइक आपका टाइप 1 हो गया, 3 हो गया एंड 4 हो गया, तो इन तीनों टाइप्स के लिए कौन सा टेस्ट रहता है। तो इन सभी के लिए आपका रहता है पाउडर्ड ग्लास टेस्ट। इन सभी के लिए कौन सा टेस्ट रहता है, तो इट इज़ पाउडर्ड ग्लास टेस्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं टाइप्स ऑफ ग्लासेस के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे 10 MCQ क्वेश्चन आज के कंप्लीट होते हैं। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।